Hi, good morning, my dear student. Today we are going to discuss with class 12th history, chapter the three order. My dear student, if you have remember my previous class where I had discussed the various time that what is the meaning of feudalism, what is the meaning of first order, what is the meaning of second order, third order, and fourth order. Today we will focus these all points in a very different way and very easy way. So, my dear student, you have to come on that point which is directly related to your chapter. Then my last class, what I discussed you, I hope you have remembered. लास्ट क्लास में हमने क्या बात की थी, किन चीज़ों पे बात की थी। लास्ट क्लास में हमने बात की थी कि किस तरीके से जो मॉन्क्स थे, नन थे, उनके अपने अपने कार्य प्रणाली थे, किस तरीके से वो कार्य करते थे। कैथोलिक क्रिश्चियनिटी में, क्रिश्चियनिटी का जो एक नया स्वरूप, जो क्रिश्चियनिटी में एक नए तरीके के लोग, जैसे कुछ रिस्ट्रिक्शंस क्रिश्चियन रिलीजन में थे कि महिलाएं रिलीजियस वर्क में इन्वॉल्व नहीं हो सकती, केवल प्रीस्ट वही बनेगा जो अनमैरिड हो। इस तरह की तमाम सारी बातें रिफॉर्म हुआ कैथोलिक में, और कैथोलिक में इस रिफॉर्म के बाद एक नई व्यवस्था आई, और वहां पे 3 लोगों के नाम हमने लिए थे। अगर आपको याद होगा, मैंने कहा था मॉन्क्स, मैंने कहा था नन्स, और मैंने कहा था फ्रायर्स। और इन तीनों लोगों को मैंने करेक्ट किया था मोनेस्ट्रीज से। मोनेस्ट्रीज क्या था? अगर आप बुक में आइए तो जो मोनेस्ट्रीज थे, just like that, a place where the monks and nuns lived. But in my last class, I already told you that nun and monks, they had separate monasteries. They cannot live in single monastery. एक साथ वो नहीं रह सकते थे एक monastery. यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस थे, लगाए गए थे कि आपको सिर्फ उतने ही क्षेत्र में रहना है, आपको सिर्फ अपनी मोनेस्ट्री में, सेपरेट मोनेस्ट्री में रहना है। दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। एंड द वन अदर ग्रुप फ्रायर्स, वो इनका क्या था? फ्रायर्स में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या था? ये ऐसा ग्रुप था जो रिलीजन से संबंधित तो था, रिलीजियस ग्रुप का मेंबर था, बट ये एक जगह नहीं रहता था। आई मीन टू से दैट लाइक मॉन्क्स एंड नन, दे लिव्ड इन मोनेस्ट्रीज फार फ्रॉम द सोसाइटी, एंड दे हैड टेक व्हाट they had took the very strict precaution for their life. But as far as matter of friars, it has totally changed. ये लोग समाज में घूमते थे, दूर दूर जाकर सरमन देते थे, उपदेश देते थे, और इन लोगों के जो उपदेश थे वो सबसे महत्वपूर्ण थे। तो फ्रायर्स, मॉन्क्स और नन, इनके बारे में हम लोगों ने बात की। हमने मोनेस्ट्री के साथ साथ श्राइन की बात की। ये श्राइन क्या था? मठ। और फिर विस्तार से हम लोगों ने हिल्डेगार्ड की बात की। मैंने कहा था हिल्डेगार्ड, ये जो मैंने एक नाम लिया, एक और इसका हिल्डेगार्ड का, ये वो पहला व्यक्ति था जिसने क्या किया? हिल्डेगार्ड ने चर्च में एक सिंगिंग मेथड शुरू की। आप चर्च जाते होंगे, चर्च की घंटियां बजती हैं, तो बड़े ही एक मधुर आवाज में प्रेयर्स होते हैं।
बेल के साथ। तो जो गाने की सिंगिंग जो सिस्टम डेवलप किया वो लेगार्ड था। फिर हम लोगों ने इन चीज़ों को और भी कई सारे पॉइंट्स पे एक्सप्लेन किया था। देयर इज नो नीड टू एक्सप्लेन दीज आर पॉइंट्स, व्हाई? बिकॉज आई हैव ऑलरेडी taught you about all the points. Today we will try to read the next point. The next point that was, I think, which we read also, but today we will also, which we had read, today we will read also that topic, the church and the society. अब इन चीजों के बाद किससे कनेक्ट करेंगे? The church and society. जो चर्च थी वो सोसाइटी से कैसे कनेक्टेड थी, हम इन्हीं चीजों को देखेंगे। तो कहता है कि जो यूरोप था, यूरोपवासी ये ईसाई बन गए थे, उन्होंने अभी भी कुछ हद तक चमत्कार और रीति रिवाजों से जुड़े अपने पुराने विश्वासों को नहीं छोड़ा था। 4th सेंचुरी से ही क्रिसमस और ईस्टर कैलेंडर की महत्वपूर्ण तिथियां बन गए थे। 25 दिसंबर को मनाए जाने वाले जो ईसा मसीह का जन्मदिन था, एक पुराना रोमन कैथोलिक त्योहार का उसने स्थान ले लिया। इस तिथि की गणना सोलर कैलेंडर के थ्रू होती थी, इसलिए यह डेट निश्चित था, फिक्स था। लेकिन जो क्रूसिफिकेशन ऑफ जीसस था वो सोलर कैलेंडर पे नहीं बल्कि लूनर कैलेंडर पे बेस्ड था, इसलिए वो डेट फिक्स नहीं थी। ईस्टर की डेट, ईस्टर ईसा के जो उनको क्रूसिफाई किया गया, सूली पे चढ़ाया गया और फिर उनके पुनर्जीवन की प्रतीक के रूप में स्थिति को जो पूजी जाती थी, ये डेट जो लूनर कैलेंडर पे डिपेंड थी, मनाया जाता था। परंपरागत रूप में उस दिन प्रत्येक गांव के व्यक्ति अपने गांव की भूमि का दौरा करते थे। ईसाई धर्म के आने वाले सभी लोग इस त्योहारों के अवसर पे एक दिन फ्री होते थे। फेस्टिवल के रूप में दूर दराज के क्षेत्रों में जाना, घूमना, उत्सव के रूप में मनाना। इन त्योहारों का इन लोगों के जीवन में बड़ा महत्वपूर्ण रोल था। क्यों? क्योंकि इसी दिन, यही वो दिन था जिस दिन ये अपने डेली वेजेस वर्क से बच सकते थे। तो इस तरीके से समाज के लिए धर्म के त्योहारों का, रिलीजियस फेस्टिवल का महत्वपूर्ण स्थान था। रिलीजियस फेस्टिवल दैट वाज इंपॉर्टेंट। Why? Because that was the one day when the workers, the peasants, they used to feel that they were free. आज वो फ्री हैं, स्वतंत्र हैं, ये चीजें वो महसूस करते थे। ये सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं। My dear student, what I am telling you, what I want to inform you, कि त्योहार इसलिए ईसाई समाज के लिए महत्वपूर्ण था क्योंकि इस दिन जो थर्ड स्टेट के लोग थे, अब यही पे त्योहारों को देखिए, चर्च और सोसाइटी को देखिए, तो सोसाइटी को इसको थोड़ा और आसानी से समझने का प्रयास करिए। इट मीन्स इफ यू वांट देन यू कैन टेक इट डिफरेंट वे। सोसाइटी, तो फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, and third order. थर्ड ऑर्डर। अब कहता है कि जब सोसाइटी की जो सबसे बड़ा वर्ग, देयर इज नो नीड टू एक्सप्लेन, बार बार मैं ये चीज को कितनी बार बताऊं आपको, कि सबसे ज्यादा वर्ग में थर्ड ऑर्डर के लोग थे। इनके पास इसी रिलीजियस फेस्टिवल के लिए
इस रिलीजियस फेस्टिवल के दिन क्या था, उत्सव मनाने का एक अच्छा अवसर था। तो जो उत्सव मनाने के लिए, जैसे आप 25 दिसंबर थी, क्या था ये, एक्समस डे, या इसको आप कह सकते हैं कि बर्थ ऑफ जीसस। तो ये जो दिन था, इस डेट को वो फेस्टिवल के रूप में मनाना शुरू कर चुके थे। तो कहने का सेंस सिर्फ इतना ही है, वनली आई वांट टू इन्फॉर्म यू दैट द फेस्टिवल प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द लाइफ ऑफ द कैथोलिक पीपल्स, स्पेशली द थर्ड ऑर्डर पीपल्स। Why? Because in their whole life, in their everyday life, they had what? Hard work. They had to do very hard work for their nobles, for their masters, and church also. And that was the occasion, the religious occasion, when they felt कि they were free to enjoy their life. वो महसूस किया करते थे उस दिन कि वो फ्री है और अपने जीवन को वो जी सकते हैं। अब यहां पे जो ईसाई धर्म के आने पर भी उन्होंने इसे जारी रखा। जब ये पुरानी परंपराएं थी, फेस्टिवल मनाने की परंपरा कोई नई नहीं थी, दिस वाज द ओल्ड ट्रेडिशन, एक पुरानी परंपरा। व्हाट आई एम टेलिंग दैट द फेस्टिवल, अब इनको इस चीज से ऐसे समझिए, व्हाट आई एम टेलिंग कि फेस्टिवल को समझिए, फेस्टिवल के इंपॉर्टेंट को समझिए। जब क्रिश्चियन धर्म आया, जब कैथोलिक धर्म आया, क्रिश्चियनिटी, ये इसमें फेस्टिवल कैसे, फेस्टिवल कैसे है, तो कहता है कि फेस्टिवल्स ठीक वैसे ही जैसे कुछ क्षेत्रों पे जो रोमन फेस्टिवल्स मनाए जाते थे या ग्रीक, तो इनके जीवन में जो फेस्टिवल का इंपॉर्टेंट था, ठीक वही ये क्या किए, उन्होंने इसको अडॉप्ट कर लिया। और फेस्टिवल के दो यूजेस थे, एक धर्म के रूप में मनाना और एक उस रूप में कि वो उस दिन अपने को फ्री महसूस करे, घूम सके, एंजॉय कर सके। इन पवित्र छुट्टियों में ये हॉलीडेज के रूप में, हॉलीडेज और हॉलीडेज, हाउ स्ट्रेंज, आप देखिए, हॉलीडेज और हॉलीडेज दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, HOLY और HOLI। अगर आप यहां पे दोनों के मीनिंग, एक पवित्र दिन और एक छुट्टी का दिन, यहीं से ये कॉन्सेप्ट, छुट्टी का दिन, पवित्र दिन और फिर ये फेस्टिवल एंजॉय करना होगी। माय डियर स्टूडेंट, व्हाट आई एम टेलिंग यू, ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स व्हिच यू हैव, व्हाट इफ यू विल सी योर बुक, then you have clear information given there. Through the Europeans became Christian, they still held onto some of their old beliefs in magic and folk tradition. The Christmas and Easter became important dates from the 4th century. Christ's birth, celebrated on 25th December, replaced an old pre-Roman festival, the date of which was calculated by the solar calendar. Easter marked the crucifixion of Christ and the rising from the dead. ईस्टर जो था वो क्रूसिफिकेशन को शो करता था और उसी दिन उनके राइजिंग को एक बार फिर से पुनर्जीवन को उनको बताता था। Easter marked the crucifixion of Christ and the rising from the dead, but its date was not a fixed one.
because it replaced an older festival to celebrate the coming of spring after a long winter. Dated by the lunar calendar, traditionally on that day, people of each village used to make a tour of their village lands with the coming of Christianity. They continued to do this, but they called the village the parish. Parish, यहाँ पे एक वर्ड है पेरिस. क्या मतलब है इसका? ये 1 मार्क्स क्वेश्चन है. पेरिस किसे कहते हैं? पेरिस it means area that was observed or controlled or supervised by priest. एक धार्मिक क्षेत्र. पेरिस का मतलब हुआ एक ऐसा क्षेत्र जो क्या हो, धार्मिक हो, जहां पे लोग यात्रा करें, एक पादरी के नेतृत्व में आने वाला, कंट्रोल में आने वाला एक धार्मिक प्लेस, जहां पे लोग जाते हैं, घूमे और अपने लाइफ को एंजॉय करें. दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स माय डियर स्टूडेंट. ओके, लेट अस कम एंड डिस्कस द नेक्स्ट. कहता है कि द पेरिस इट मींस द एरिया अंडर द सुपरविजन ऑफ वन प्रीस्ट. Overworked peasants welcomed holidays because they were not expected to work then. These days were meant for prayers, but people usually spent a good part of them having fun and feasting. Pilgrimage then was an important part of the Christian's life, and many people went to long journey up shrines of martyrs or to big churches. My dear student, the whole topic gives you many more information. Which information I am telling? I am telling that the information which was given by author, that the festival, how can festival important for the common people, I mean to say the third state. Second, this festival, ये जो त्योहार थे, ये त्योहार क्रिश्चियन धर्म ने कैसे एक्सेप्ट किए, कहाँ से लिए. और तीसरा कि इस अवसर पे जो समाज के विभिन्न वर्ग के लोग थे, जिसके बारे में लिखा था फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर, सभी के मन में एक क्या थी, श्रद्धा थी, भाव थी. जो श्रद्धा का भाव है ये सबसे महत्वपूर्ण. और इसीलिए इन लोगों ने क्या किया, अलग अलग जगहों पे इन त्योहारों को एक सेम ट्रेडिशंस में एक्सेप्ट किया, अडॉप्ट किया. उस दिन अपने सबऑर्डिनेट्स जितने भी वर्कर्स थे, पीजेंट्स थे, सभी को कुछ रिलैक्सेशन दिए गए, कुछ छूट दी गई. क्या करने के लिए, अपने त्योहारों को मनाने के लिए. तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी, त्योहार. अब इसके बाद जो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, ये तो चर्च एंड सोसाइटी है. अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे, उस नेक्स्ट टॉपिक में है द थर्ड ऑर्डर, पीजेंट्स, फ्री एंड अनफ्री. तो थर्ड ऑर्डर में पीजेंट्स, फ्री एंड अनफ्री के बारे में बात करेंगे. तो इसी में जो अगला टॉपिक है आपका, वो काफी इंपॉर्टेंट है. इस टॉपिक में हम स्पेशली थर्ड ऑर्डर पर फोकस करेंगे. वी विल फोकस ऑन द थर्ड ग्रुप ऑफ सोसाइटी. इट मीन्स द लोएस्ट ग्रुप ऑफ सोसाइटी. ठीक है, ओके. द टॉपिक इज द थर्ड ऑर्डर. द थर्ड ऑर्डर the third order
थर्ड ऑर्डर पीजेंट्स, फ्री एंड अनफ्री। इट मीन्स हम किसकी बात कर रहे हैं? सब। अब यहां पे देखिए पीजेंट्स एक शब्द आया, फ्री एक वर्ड आया, अनफ्री एक वर्ड आया। ये थर्ड ऑर्डर में क्या मिला आपको? कैटेगराइजेशन मिली। इन सारी चीजों को यदि आप देखें तो आई थिंक देयर इज नो नीड टू एक्सप्लेन दैट द वन ऑफ द मोस्ट the vast group who suffered in the Christian society, that was third order. Even they were peasants, they were workers, they were slaves, they were serfs, free and unfree laborers also. अलग अलग कैटेगरी, अलग अलग स्वरूप, अलग अलग भागों में बटा हुआ। तो इन चीजों के आधार पे भी यदि हम देखें हमें एक पूरा स्वरूप बदलते हुए दिखाई देगा। What I am telling you, that when you will focus that all things, then you can easily understand that what we are going to do. कहते हैं कि अब तक हम उन लोगों के उस विशाल समूह के बारे में चर्चा कर रहे थे। It means कि we are going to discuss about that the vast group of the society, ठीक है, जो दो वर्गों के भरण पोषण का काम करते थे, who provide their labor for their own peoples, अपने लोगों के लिए, अपने लोगों के लिए जो काम करते थे। इसमें कौन कौन थे? जिसमें जो लोग थे, I mean to say that let us now turn to the vast majority of the people, namely those who sustain the first two order. Cultivators were of two kinds, free peasants and serf. I mean to say that. अब यहां को मैं थोड़े और आसान कर रहा हूं। द थर्ड ऑर्डर दैट वाज द ग्रुप, यहां पे आप पॉइंट कर सकते हैं। द थर्ड ऑर्डर one of the vast group of majority namely those who sustained the first order, namely those who sustained the first order, sustain the first and सेकेंड ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर के भरण पोषण के जो वर्ग काम करता था वो थर्ड ऑर्डर कहलाता। अब थर्ड ऑर्डर दैट वाज कैटेगराइज्ड into two class. One, free peasants. Second, serf. It means क्या हुए ये अनपेड एग्रीकल्चर
स्लेव। ये कौन लोग थे? तो कहता है कि ये एग्रीकल्चर स्लेव थे, अनपेड एग्रीकल्चर स्लेव। तो इनके आधार पे भी आप इन चीजों को आसानी से समझ सकते हैं। अब ये पूरा का पूरा डिवाइडेशन अगर आप समझें तो कहता है कि जो तीसरा वर्ग था जिसमें किसान थे, स्वतंत्र थे और कुछ स्लेव थे, सर्व थे, कुछ फ्री थे, कुछ अनफ्री थे। आई एम टेलिंग यू दैट इन द क्रिश्चियन सोसाइटी even the third order play a very important role, but they faced so many problems. They were exploited by first order and second order. Even the majority of the people, that was the third order, they sustained the first order and I mean to say the first two orders, first order and second order, the cultivators were two kinds. कहते कि ये जो लोग थे, ये लोग की खेती के लिए लोग काम करने वाले वर्ग में थे, जिन्होंने खूब काम किया, लेकिन उसका रिजल्ट क्या हुआ उनके लिए? नथिंग। दे ऑलवेज फेस डिफिकल्टीज, दे ऑलवेज फेस ए लॉट ऑफ प्रॉब्लम इन देयर लाइफ। अब इन्हीं चीजों को कहता है कि फ्री पिजेंट्स, वो फ्री पिजेंट्स। अब यहाँ पे अब इन चीजों को मिटाते हैं और बात करते हैं कि फ्री पिजेंट्स कौन थे और अनफ्री सर्व से क्या मतलब है। कहता है फ्री पिजेंट्स, फ्री पिजेंट्स और सेकेंड सर्व। तो पहले फ्री पिजेंट्स पे बात करें। फ्री पिजेंट्स की अपनी भूमि, उनके पास अपनी जो लैंड थी वो उस पे खेती। कहता है कि फ्री पिजेंट्स हेल्ड देयर फार्म्स एज टेनेंट्स ऑफ द लॉर्ड। द मेन had to render military service at least 40 days every year. The male, point out, that is the very important point. The male had to render, the male had to what? The male had to, जो फ्री पिजेंट्स थे उनमें मेन हैड टू, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, इफ यू विल सी योर बुक पेज नंबर 141, वेयर गिवन द मेन हैड टू रेंडर कितना? कहता है रेंडर मिलिट्री सर्विस, रेंडर द मिलिट्री सर्विस। मिलिट्री सर्विस कितने दिन? कहता एट लीस्ट 40 days। एट लीस्ट 40 days। पहला पॉइंट। ये सेकेंड पॉइंट। पहला पॉइंट इसी की पहले लिख दीजिए। कहता है द फ्री पिजेंट्स हेल्ड देयर फार्म्स एज farms. The free pigeons held their farm. The free pigeons held their farms as the tenants of the Lord.
as the tenants of his lord. दो पॉइंट हुए आपके पास. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. थर्ड पॉइंट कहता है कि द पीजेंट्स फैमिलीज हैड टू सेट aside the certain days of the work. I mean to say that कि अब जो peasants family है, they had also provide their services for their own lives. कहने का सेंस ये है, सिर्फ दो लाइन देखिए. कहता है कि फ्री पीजेंट्स held their farms as the tenants of their house. The men had to render the military service for their lord at least 40 days in a year. एक साल में कम से कम उसे 40 days अपने लॉर्ड के लिए काम करना ही पड़ता था. The peasants' family, they had also provided their services for their own lord. Even the child, when they are नॉट ओनली आई एम टेलिंग, मैंने बात की कि यदि उनके बच्चे हों, यदि उनकी कौन हो, उनके घर की विमेंस हो, वो लोग भी अपने लॉर्ड के लिए काम करते थे. तो इस टॉपिक में ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं. अभी थर्ड ऑर्डर जब हम इसको और एक्सप्लेन करेंगे तो हम देखेंगे इतनी सारी प्रॉब्लम्स थर्ड ऑर्डर को झेलनी पड़ती थी. थर्ड ऑर्डर दैट वाज द ग्रुप, द मेजॉरिटी ऑफ द ग्रुप, but they faced the discrimination, exploitation, problems. And I hope you have remembered class 9th chapter 1st necessity in history portion, the French Revolution. What was the reason behind that? When you will see, when you will read, then you can easily understand that whole problem. आज के लिए इतना ही. We will continue again this topic in my next class. Goodbye and take care.